नीट का पेपर लीक हो गया, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है ऑफिशियली कि पेपर लीक हो गया है, और वो पेपर लीक एक्ट 2024 के हिसाब से उसको हैंडल किया जाएगा। अभी तक इस बात के लिए तैयार नहीं है। और कल आप देखेंगे तो कल की खबर है, 18 जून की है, जब नेट का पेपर भी लीक हो गया। नेट 2024 का पेपर भी लीक हो गया। उसको सरकार ने मान लिया है कि पेपर लीक हो गया, लेकिन नीट को मानने के लिए तैयार नहीं। The present government is doing centralization of education on every front. अभी आप मुझे एक बात बताइए, नेट जो यूजीसी नेट का एग्जाम था जिसको हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, इन्होंने तुरंत कैंसिल कर दिया, ठीक है। लेकिन वही जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट कंडक्ट कराती है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, वो एग्जाम कैंसिल नहीं करा, जबकि उसके अंदर फ्रॉड तगड़ा हुआ है। डायरेक्ट लेटरल एंट्री के नाम पर नॉन कॉम्पिटिटिव लोगों को लेके आ रहे हैं। यदि एक साल में आपने 20 जेएस डायरेक्ट भर्ती कर लिए, तो इसका मतलब मान चले कि 20 आईएएस का एक तो रास्ता रुक गया, वो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। प्लस अब आप देखिए कि पिछले 5 साल में टॉप पोस्ट पे कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के कम से कम 50 ऐसे मामले हैं जिसके अंदर लोगों को सर्विस का एक्सटेंशन दे दिया गया। यदि 1 या 2 साल, उत्तर प्रदेश में तो 3-3 साल का सर्विस एक्सटेंशन है। तो आप सोचिए कि वो आईएएस जो नीचे ही जमा बैठा है, वो बेचारा डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहा है। इसका मतलब है कि जो पकड़ा जाए वो चोर है, जो नहीं पकड़ा जाए वो चोर नहीं है ना। आप तो यही कह रहे हैं कि अभी तक वो पर्चा लीक होने की खबर नहीं आई है। उनकी खबर भी आपको बता दूं, एक आदमी यूपीएससी की तैयारी करता है, अपनी पूरी एफर्ट्स लगाता है, और यूपीएससी आंसर शीट भी बच्चों को नहीं दिखाती है कि आप क्या लिख के आए हो। जब आप ये क्लेम कर रहे हो कि हम दुनिया की सबसे ऑनेस्ट इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी इंटेग्रिटी लाजवाब है, तो मुझे समझ में नहीं आता, जब इंटेग्रिटी लाजवाब है तो ट्रांसपेरेंसी से डर किस बात का है। अब आप सोचो, 12वीं पास, फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं तक उन्होंने पास कर ली, उनको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं लिखना आ रहा है उनको। ये भारत के कैबिनेट मिनिस्टर की स्थिति है। आप सोचो, आपने कहा हमने बहुत बढ़िया एग्जाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी यूपीएससी की, तो यार तुम्हारे तो सारे आईएएस डकैते हैं, ये तो डाकू हैं। ये तो मेजॉरिटी ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स इन इंडिया आर करप्ट यार। 10% छोड़ दीजिए। आप यूपी बिहार में जाइए, हमसे पूछिए आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, जवाब देंगे हम आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं, हमको दहेज 5-6 करोड़ रुपया मिलेगा। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है इसके ऊपर, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी के अंदर। आप जाइए और पूछिए कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने आईएएस हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस करी हैं। एक माफिया को सपोर्ट कर रहे हो आप यार, एक माफिया बना दिया है आपने। आप सोचिए, इनसे एनईटी का एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा, यूपी के अंदर आरओ का एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा। आप मतलब कि, और बच्चे जो है सारी जिंदगी तैयारी करते हैं, मतलब कि आपकी 40 साल तक एवरेज आप निकाल दीजिए, भारत में 40 साल तक लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। अश्विनी, कल किसी दिन उनकी कार पर जूता नहीं, चप्पल है, स्लीपर है यार, जूता मत बोलो उसको। अच्छा, स्लीपर। पर ये तो गलत है ना सर, मतलब इस तरीके से नहीं किया जाता। ये तो देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, ये एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होता है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। जैसे अगर आपको अपना अपोजिशन बताना है, तो जो भारत की जनता ने करा है वो अपोजिशन आप बैलेट बॉक्स में दिखाइए आप। लेकिन वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, कुणाल के भी प्रधानमंत्री हैं, पंकज जी के भी। देश का एस जयशंकर सरी का आदमी, जो लंबे समय तक फॉरेन सेक्रेटरी रहा हो, जिसने देखा हो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी किस दौर से गुजरी है, वो आज मंत्री बनने के बाद में नेहरू की आलोचना करता है उनकी फॉरेन पॉलिसी के कारण। वो केवल इसलिए करता है क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर बना रहे हैं। अगर ये बात अंबेडकर ने बोली थी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सेड दिस इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिप्लाइंग टू मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि अरे बाबा साहब, अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे क्यों कास्ट का मुद्दा ले आए, यहाँ पर तो हम आजादी की बात कर रहे हैं। कास्ट जो है एजुकेशन से ठीक हो जाएगी, जो लोग एजुकेटेड होंगे, डेवलप होंगे तो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया कि मदन मोहन मालवीय जी, आई हैव स्टडीड इन वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, आई हैव स्टडीड ग्रेज इन ऑफ लंदन, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड स्पाइट ऑफ दैट मेरा जो चपड़ासी है वो मुझे अपने हाथ से पानी पिलाने में अपनी तौहीन समझता है। कोर्ट के अधिकांश जजों को चस्का लग चुका है ना। मदन लोकुर सरी के लोग तो बचे नहीं है जो आज भी सड़क पे हैं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद में। लेकिन सबको तो रंजन गोगोई बनने का शौक चढ़ा हुआ है।
ठीक है ना सर? और अरुण मिश्रा जी को भूल गए सर, बहुत सारे हैं ऐसे। तो मिश्रा शुक्ला पांडव की पढ़ी पूरी लिस्ट है भैया। इनकी 240 सीटों को इस कंटेक्स्ट में समझना चाहिए कि ईवीएम के साथ क्या हुआ। इस कंटेक्स्ट में समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। इस कंटेक्स्ट में समझना चाहिए कि कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। और इस कंटेक्स्ट में भी समझना चाहिए कि पूरी मीडिया का अपहरण किया गया था। जब आप नॉर्मलाइज करेंगे ना इन सारी चीजों को, तो 150 से कम सीटें आएंगी इनकी। भाई हम तो, हमारी नजरें तो मुसलमानों को टाइट करने में है ना, एयर पोल्यूशन पर, हीट वेव पर। तुम्हारा वो रडार में ही नहीं है हमारे को, उससे वोट बैंक तो बनेगा नहीं है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि हमको गांव स्तर पर हिंदूवादी संगठन परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके घरों में जब मौत होती है तो उनके लिए जो निर्धारित ग्रेवयार्ड्स हैं वहां पर लाशों को दफन नहीं करने दिया जा रहा है। देख लो अश्विनी, खबरें कहीं हैं नहीं। सलाम नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, एनबीटी के पूर्व संपादक, और अश्विनी शंकर। हाय अश्विनी। नमस्ते सर। नमस्कार। पहली खबर जिस पे आज हमें चर्चा करनी चाहिए वो है नीट एग्जाम को लेकर के और पेपर लीक को लेकर के। नीट का पेपर लीक हो गया, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है ऑफिशियली कि पेपर लीक हो गया है, और वो पेपर लीक एक्ट 2024 के हिसाब से उसको हैंडल किया जाएगा। अभी तक इस बात के लिए तैयार नहीं है। और कल आप देखेंगे तो कल की खबर है 18 जून की है, जब नेट का पेपर भी लीक हो गया। नेट 2024 का पेपर भी लीक हो गया। उसको सरकार ने मान लिया है कि पेपर लीक हो गया, लेकिन नीट को मानने के लिए तैयार नहीं। पंकज जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि 65% पॉपुलेशन यूथ है भारत में, और पिछले 7 सालों में अश्विनी 70 पेपर लीक हो चुके हैं अक्रॉस द कंट्री। लगभग 1.5 करोड़ वो देश है जहां पर पूरा जीवन जो है वो एग्जाम पर ही डिपेंड करता है। एग्जाम पर डिपेंड है, और लगभग 1.5 करोड़ छात्र प्रभावित हैं इससे। नीट 24 हो गया, नेट हो गया, यूपी पुलिस एग्जाम हो गया, यूपी आरओ हो गया, यूपी पुलिस एग्जाम हो गया। इतने सारे पेपर लीक हुए हैं जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कर क्या रही है। सरकार का सारा सिस्टम फेल है सर। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत भाग्य के विधाता है इस समय जो आईएएस बैठे हुए हैं, उसमें से अधिकांश आईएएस जो है वो ऐसे ही चोरी के पर्चे से आईएएस बन गए हैं। इसीलिए उस हमाम में जब सभी निर्वस्त्र हैं तो वो उसके ऊपर पर्दा डालते रहते। आप सोचिए कि हमारे देश की कितनी बड़ी असफलता है। एक तो यह है कि हमारा जो तंत्र है, इम्तिहान का तंत्र, हर बच्चा अपने आंख खुलने की शुरुआत अपनी असफलता से कर रहा है। आप दिल्ली सरी के महानगरों में देखे तो वहां पर नर्सरी स्कूल के इम्तिहान से एडमिशन के इम्तिहान से लेकर हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट आप कौन सा लगे उसके लिए कंपटीशन से लेके उसके बाद में आपको सामान्य बीए बीएससी का कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके लिए इम्तिहान से लेकर और टेक्निकल एजुकेशन तक हर जगह यदि हम उसको आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा वाली थ्योरी पे देखें तो 45 to 50% स्टूडेंट शुरुआत से यू आर रिजेक्टेड की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए भारत में आज भी जो 35 साल तक के युवा हैं वो भाग्य पर निर्भर हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उनका फ्रस्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, उनके बायोडाटा में आप देखेंगे, उनके सीवीज में यदि आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको हाईली क्वालिफाइड लिखेंगे, लेकिन वो जिन विषयों पर जिन तरीके से गाली गलौज, अश्लीलता, अभद्रता, अनैतिकता करते हैं, उससे स्पष्ट होता है कि उनमें शिक्षा के साथ में कितनी गहरी कुंठा भरी हुई है, और अभी तक उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जहां पर वो इस सब को व्यक्त कर सकें। वो सोचते हैं कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहां पर उसको कोई पर्सनली नहीं पहचानता, इसलिए उनके अंदर जितनी गंदगी भरी है वो बाहर निकाल देते हैं। और ये गंदगी कहाँ से आ रही है? बचपन से लगातार असफलता असफलता असफलता। हर इम्तिहान का जो पैटर्न है हमारे इंडिया में, वो आपकी योग्यता को मापने से अधिक आपकी कमी या
आपकी असफलता को उजागर करने का तरीका है। Each and every competition exam which we have been facing in India, they are not explaining your qualitative or the quantitative ability. तो नहीं, ये इसमें तंत्र सरकार का कौन क्या रोल है विकसित हो सर? रहा है? मैं पूछ ये रहा हूँ तंत्र इसमें कौन सरकार का विकसित क्या कर, रोल? ये नीति है ना। देखिए, दिस इज द ब्रॉड पॉलिसी मैटर। हम्म अब आप सोचिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें आप हर साल जॉइंट डायरेक्टर लेवल पर लगातार डायरेक्ट लेटरल एंट्री के नाम पर नॉन कॉम्पिटिटिव लोगों को लेके आ रहे हैं। यदि एक साल में आपने 20 जेएस डायरेक्ट भर्ती कर लिए तो इसका मतलब मान चले कि 20 आईएएस का एक तो रास्ता रुक गया, वो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। प्लस अब आप देखिए कि पिछले 5 साल में टॉप पोस्ट पे कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के कम से कम 50 ऐसे मामले हैं जिसके अंदर लोगों को सर्विस का एक्सटेंशन दे दिया गया। यदि 1 या 2 साल, उत्तर प्रदेश में तो 3-3 साल के सर्विस एक्सटेंशन है। तो आप सोचिए कि वो आईएएस जो नीचे ही जमा बैठा है वो बेचारा डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहा है, जेएस ही नहीं बन पा रहा है। तो हम ये जो पूरे तंत्र का फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है, जो मुझे शक है, हो सकता है भगवान करे मैं गलत हूं, क्योंकि इस तंत्र में जितने लोग इस समय आ रहे हैं शायद उसी भ्रष्ट तरीके से भर्ती हो रहे हैं जिसके अंदर काबिलियत के बनिस्पत बैकडोर एंट्रीज, कुटिलता, धूर्तता का साम्राज्य है। और इसीलिए वो सब लोग इस तंत्र को, पूरे तंत्र को निर्मित कर चुके हैं। देखिए, एक पुर्जा जो है जब चलता है तो दूसरे पुर्जे की कड़ी को चलाता है, दूसरा तीसरे को चलाता है, वो उससे बड़े पुली को चलाता है, उसके बाद में पूरी मशीन चलती है। नहीं, आपकी बात तो सही है, पर यूपीएससी जैसे एग्जाम भी तो है ना सर। यूपीएससी जैसे एग्जाम है जो सफलतापूर्वक एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, इनके पास ज्यादातर एग्जाम आपको लगता है कि सफलतापूर्वक हो रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं कि वो भी सफलतापूर्वक नहीं हो रहे, क्योंकि उस तंत्र से जो लोग निकले हैं वो खुद इसी तरीके से निकले हुए, इसलिए इस पूरी मशीनरी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए ना कि एट द एंड क्या है, जब आपने सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया, सब केंद्रीकृत कर दिया आपने, आपको देश की किसी यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करना है, एमफिल तो सब खत्म हो रहा है, तो आपको नीट का एग्जाम देना है, वो भी सेंट्रलाइज होगा, एनटीए करवा रहा है वो भी। ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज क्यों किया जा रहा है, जिससे कि जो एक फ्रस्ट्रेटेड आईएएस बैठा हुआ है उसको कहीं लगे यार कि मेरे अंडर में कुछ तो है, और वो चूंकि खुद उस करप्ट तंत्र से आया है इसलिए वो जानता है कि इसमें से कैसे खरीद। भाई, मैं यदि 10 करोड़ का पर्चा खरीद के आईएएस बनूंगा तो मुझको 10 करोड़ का 15 करोड़ भी तो कमाने हैं कि नहीं कमाने? सैलरी से तो काम नहीं चलता है। बात तो आपकी मैं तो सही, खुद पर अपने ऑफिस में जॉइंट डायरेक्टर की सैलरी से रिटायर हुआ हूं। मुझे मालूम है कि मैं तो जब रिटायर हुआ था मेरे पीएफ में 8 लाख रुपए भी नहीं थे ईमानदारी से नौकरी करने पे। नहीं, पर सर यूपीएससी के जो पेपर हैं ये तो अभी तक लीक तो सामने नहीं आया। लेकिन अश्विनी, आपको क्या लगता है लीक तो नहीं आया? भाई आप लोग, फिर मैं आपसे यही कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा फिर आप माफ करना अश्विनी जी, एक चीज सोच लीजिए कि यानी इसका मतलब है कि जो पकड़ा जाए वो चोर है, जो नहीं पकड़ा जाए वो चोर नहीं है, है ना? आप तो यही कह रहे हैं कि अभी तक वो पर्चा लीक होने की खबर नहीं आई है, उनकी खबर भी आपको बता दूं। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो कुणाल, हमको इस चीज को ना लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। पहली चीज क्या हो रही है कि हमारी कंट्री की आप पॉपुलेशन समझिए, वी आर अ कंट्री ऑफ 1.40 बिलियन पीपल यार, right? And what the present government is doing, the present government is doing centralization of education on every front. अभी आप मुझे एक बात बताइए, नेट जो यूजीसी नेट का एग्जाम था जिसको हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, इन्होंने तुरंत कैंसिल कर दिया, ठीक है। लेकिन वही जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट कंडक्ट कराती है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, वो एग्जाम उन्होंने वो एग्जाम कैंसिल नहीं करा, जबकि उसके अंदर फ्रॉड तगड़ा हुआ है। आप सोचिए, रैंक 1 पर 67 स्टूडेंट्स आगे खड़े हो गए। दे हैव गॉट 200 मार्क्स एज अ ग्रेस मार्क्स, क्योंकि रीजन क्या दिया गया, क्योंकि ऐसे 25 लाख लोग 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन।
तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत इसमें एक्सपेंडिचर लगेगा, बहुत रिसोर्सेज लगेंगी, तो हम पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, जो 8-10 सेंटर्स इन्होंने चूज करे जहां से सबसे ज्यादा, जो जैसे अभी इन्होंने कहा, पंकज जी ने कहा, जहां सबसे ज्यादा वॉइसेस आ रही थी उनको उन्होंने कंसिडर कर लिया, 10-15 सेंटर्स को उसमें अभी कंडक्ट। लेकिन जो मेल फंक्शनिंग हुई है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा हुई हो, उसके ऊपर कोई वो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज आप ने कल कहा भी है, सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा भी है कि 0.001% भी अगर माल फंक्शनिंग है तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। एक केस मैं पंकज जी की बात को एलाबोरेट करूंगा और विद एविडेंस। हुआ क्या, एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक कैंडिडेट था कुणाल, उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, वो आईएफएस था और उसने एग्जाम दिया सिविल सर्विसेज का, ठीक है। तो उसको अपने पहले अटेम्प्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर मिले थे, लेकिन जब सेकेंड अटेम्प्ट उसने दिया तो उसको नंबर मिले, कितने नंबर मिले, आई थिंक सिंगल डिजिट में उसे नंबर दे दिया, ठीक है। अब वो बहुत कॉन्फिडेंट था अपनी, उसने कहा नहीं, वो चला गया कोर्ट में। आप यकीन करोगे, हाई कोर्ट ने जब उसकी मार्कशीट मंगवाई तो पता लगा उसकी मार्कशीट चेक ही नहीं हुई थी। ये ऐसे बहुत, यूपीएससी का केस बता रहा हूं, और आपको सर याद होगा, यूपीएससी का केस है। एक और मैं केस आपको बताना चाहूंगा कि जब यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का पेपर लीक हो गया था प्रीलिम्स का। हाँ, ये बात है कोई 95-96 के आसपास की बात है, 96 की बात है। हाँ, 96। आप सोचिए। अब एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे कि बच्चे जो हैं भारत के अंदर, क्या वो सिर्फ प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए पैदा हुए हैं? उनका कोई क्रिएटिव टैलेंट उनको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हमने उनको झोंक दिया है, तैयारी करते रहो, ताकि ये तैयारी करते रहेंगे, ना ये सरकार से सवाल पूछेंगे, ना ये क्वेश्चन करेंगे, और सरकारें चलती चली जाएंगी। अब आप सोचिए, वहां भी तो फेयर चांस नहीं दे रहे हैं, सुनी, वहां भी तो फेयर चांस नहीं दे रहे हैं। अब यूपीएससी में सर आप सोचिए, जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स है जनरल के लिए, 35 ईयर्स है ओबीसी के लिए, और 37 ईयर्स है SC ST के लिए, ठीक है। अब आप समझिए, एक आदमी यूपीएससी की तैयारी करता है, अपनी पूरी एफर्ट्स लगाता है, और यूपीएससी आंसर शीट भी बच्चों को नहीं दिखाती है कि आप क्या लिख के आए हो। जब आप ये क्लेम कर रहे हो कि हम दुनिया की सबसे ऑनेस्ट इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी इंटेग्रिटी लाजवाब है, तो मुझे समझ में नहीं आता, जब इंटेग्रिटी लाजवाब है तो ट्रांसपेरेंसी से डर किस बात का है? भाई, जो टॉपर आ रहा है आप उसकी आंसर शीट दिखाओ, आप दिखाओ, अपलोड करो उसको वेबसाइट के ऊपर, सबको दो। क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो आप? मुझे समझ भी नहीं आता कि ये टॉपर आते हैं, अचानक से एक पैटर्न क्यों फॉर्म हो जाता है। एक पैटर्न आप देखेंगे, यूपीएससी के टॉपर्स आ रहे हैं, स्पेशली टॉप 10 में जो आ रहे हैं, वो एक पैटर्न है। वो मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। भाई, आप टॉप कर रहे हैं, आपका वर्क बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप पब्लिक को दिखाओ ना, आप ट्रांसपेरेंसी शो करो, आप दिखाओ आंसर शीट। आज नीट के अंदर हजारों लाखों बच्चे की लाइफ खराब हो रही है। आपने इतना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन कर दिया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उस बर्डन को झेल ही नहीं पा रही है। आपसे नेट एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जा रहा है। आज न्यूज़पेपर में सर, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट है आज के इंडियन एक्सप्रेस में कि भारत की वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट यूनियन मिनिस्टर उसको ये लिखना नहीं आया, बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ, मध्य प्रदेश की है वो, 12वीं पास है सर। अब आप सोचो, 12वीं पास, फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं तक उन्होंने पास कर ली, उनको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं लिखना आ रहा है उनको। ये भारत के कैबिनेट मिनिस्टर की स्थिति है। आप सोचो, बात बिल्कुल सही। आप सोचो, इन्होंने एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी में, मैं इनकी बात को सपोर्ट कर रहा हूं। एथिक्स का पेपर इन्होंने इसलिए इंटीग्रेट किया यूपीएससी के अंदर कि लोगों में, कि हम ऐसे आईएएस चाहते हैं जिसमें एथिक्स और इंटेग्रिटी हो। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, जिस कैंडिडेट को उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर दिए यूपीएससी ने एथिक्स ऑल ओवर इंडिया में, वही कैंडिडेट चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है। चीटिंग रैकेट चल रहा था यूपीएससी के अंदर, एंड ही वाज आईपीएस अश्विनी, he was already IPS ऑफिसर। आपको एक केस में भी याद दिलाना चाहूंगा, अभी 6 महीने पहले एक आईएएस को इसीलिए टर्मिनेट किया गया कि वो किसी के बदले बैंक पीओ की एग्जाम दे रहा था। आप सोचो, वो पकड़ा गया। सही कह रहे हैं। नहीं, वो उसका पुराना मामला था सर, उसको मालूम भी नहीं, उसका पुराना मामला था जब उसने एक बार बैंक पीओ का एग्जाम दिया था किसी और के बिहाफ पर, और आफ्टर फ्यू इयर्स 2018 में वो खुद यूपीएससी क्रैक कर गया, लेकिन उसका पुराना मामला खुल गया था, उसका मसला हो।
वो तो बिल्कुल पंकज जी की बात से मैं पूरा सहमत हूँ कुणाल, कि ये तो वो वाली बात है, जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा जा रहा है उसकी गाड़ी चल रही है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ हर एग्जाम में धांधली है, हमारे यहाँ हर एग्जाम में धांधली है, यूपीएससी में भी है, एसएससी में भी, हर एग्जाम्स में। मैं तो ये कहूंगा कि भारत सरकार को इस पूरे जो एग्जामिनेशन तंत्र उन्होंने बनाया हुआ है उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, इसको इनको रीस्ट्रक्चर। हमें आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज की जो हम बात होती है, इंडियन सिविल सर्विसेज कौन लेके आए भारत के अंदर? ब्रिटिशर्स लेके आए, ठीक है, अंग्रेज। लेकिन आज आप इंग्लैंड जाओ, क्या इंग्लैंड में सिविल सर्विसेज है? इंग्लैंड में सिविल सर्विसेज है ही नहीं। वहां पे पुलिस, वहां पुलिस का, अगर आपको पुलिस ज्वाइन करनी है तो यू हैव टू ज्वाइन एज अ कांस्टेबल, वही वहीं से ऊपर होता। अब आप सोचो हमारे यहाँ पुलिस में कितनी डिफरेंट, एक कांस्टेबल लेवल पर एंट्री है, एक एएसआई लेवल पे एंट्री है, एसआई लेवल पे एंट्री है, फिर डिप्टी एसपी, स्टेट पब्लिक सर्विस, फिर आईपीएस आता है। इन लोगों में आपस में जो है कोई इंटीग्रेशन है ही नहीं, हर कोई एक दूसरे को दबाना चाहता है। यही आप सिविल सर्विसेज का हाल देख लो, एक आते हैं डायरेक्ट आईएएस, एक आते हैं जो हो डायरेक्ट आईएएस अलाइड सर्विसेज से होते हैं, या यूपीएससी के दूसरे एग्जाम्स के थ्रू होते हैं, या फिर जो एसएससी का एग्जाम पास करके आते हैं। तो मतलब कि कोई इंटीग्रिटी है ही नहीं हमने यहाँ पर। आप एक बात बताइए, आप अपने स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को इस बात पर आंकलन हो रहा है कि आप कितनी परसेंटेज ला रहे हो और कितना एग्जाम पढ़ा है, और जो ये एग्जाम पास करके आ रहे हैं वो उतने बड़े फ्रॉड हैं, उतने बड़े करप्ट है वो। आप सोच के मैं एक बात और यहां पर कहना चाहूंगा। एक बार मैं किसी डिबेट में था तो उन्होंने कहा यार ये पॉलिटिशियंस सारे करप्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस को हटा देना चाहिए। तो मैंने एक बात बोली कि ये पॉलिटिशियंस हैं इसलिए तुम्हारी बात भी सुनी जा रही है। अगर आज आप किसी ब्यूरोक्रेट के घर चले जाओगे, ये पानी भी नहीं पिलाएंगे आपको, पहली बात तो घर में ही नहीं घुसने देंगे आपके। ये इतने एरोगेंट हैं ये। और यही कारण था जब पीसी अलेक्जेंडर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको राष्ट्रपति के लिए नहीं मनोनीत किया गया, क्योंकि जो ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता के रिप्रेजेंटेटिव की वैल्यू होनी चाहिए। ये ब्यूरोक्रेट्स तो, अब आप सोचो, आपने कहा हमने बहुत बढ़िया एग्जाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी यूपीएससी की, तो यार तुम्हारे तो सारे आईएएस डकैत हैं, ये तो डाकू हैं। ये तो मेजॉरिटी ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स इन इंडिया आर करप्ट यार। 10% छोड़ दीजिए आप यूपी बिहार में जाइए, हमसे पूछिए आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, जवाब देंगे हम आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं, हमको दहेज में 5-6 करोड़ रुपया मिलेगा। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है इसके ऊपर, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी के अंदर। आप जाइए और पूछिए कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने आईएएस हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस करी हैं, जो लव मैरिजेस कर रहे हैं। जवाब मिलेगा आपको हार्डली 100 में 1। भाई अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है? अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है एंडोगैमस मैरिज। अरेंज मैरिज इज एंडोगैमस मैरिज का कॉन्सेप्ट है कि यू आर परपिचुएटिंग द सेम ट्रेडिशनल सिस्टम दैट इज हैपनिंग इंडिया सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिकॉज यू आर गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाउरी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग ये सवाल नहीं पूछते कि एक लड़की का बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है लड़की की शादी करने में। क्यों यार? उसने कोई गुनाह कर दिया है क्या? मैं बाहर था, अब्रॉड में था, तो वहां पर उन्होंने एक बात बोली कि वो कह रहे थे यार इंडिया में मैरिज जो है ना बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा लड़की भी मिलती है, लड़की के साथ एसी गाड़ी वाड़ी सब कुछ मिलता है यार, सब कुछ मिलती है, सब कुछ मिलता है। और जो आईएएस बन रहे हैं सबसे ज्यादा दहेज मांग रहे हैं, सबसे ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। तो सवाल पूछना चाहिए ना वो कौन से इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स हैं, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बनाओ ना, जिन्होंने इन जैसे करप्ट ऑफिसर्स को ज्यादा नंबर देके आईएएस बना दिया यार। तो कैसे चेक करेंगे करप्शन? तो सिस्टम बनाना कैसे पड़ेगा। चेक कर पाएंगे? सुनिए, कैसे चेक करेंगे कि आप दहेज ले पाएंगे कि नहीं? कैसे चेक करेंगे कि आप एंडोगैमस मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे? आज आप सोचिए नीट का आपने सोसाइटी के स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है। बैठ रहे हैं आप एक तरीके से एक माफिया को सपोर्ट कर रहे हो आप यार, एक माफिया का बना दिया है आपने। आप सोचिए इनसे एनईटी का एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा, यूपी के अंदर आरओ का एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा, आप मतलब कि और बच्चे जो है सारी जिंदगी तैयारी करते हैं। मतलब कि आपकी 40 साल तक एवरेज आप निकाल दीजिए, भारत में 40 साल तक लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। और वही गुस्सा, बिल्कुल सही कहा है पंकज जी ने, वही अभद्र भाषा, वही फ्रस्ट्रेशन, वही गुस्सा आपको ट्विटर पे दिखता है, आपको एफबी पे दिखता है, आपको सोशल मीडिया पे दिखता है। इसका क्या करेंगे? सुनिए, ये जो दूसरी खबर है कि आईआईटी बॉम्बे ने 1,20,000 रुपए का फाइन लगाया है अपने स्टूडेंट्स पर। सीता और राम पर एक प्ले उन लोगों ने किया था, राघवन नाम का प्ले है, और 1,20,000 रुपए का फाइन लगाया। 1,20,000 रुपए वहां पर सेमेस्टर की फी है, उसके बराबर फाइन लगाया। और फाइन क्यों लगाया? फाइन क्यों लगाया सुनिए, क्योंकि वहीं के कुछ स्टूडेंट थे
जिन्होंने शिकायत की कि ये हिंदुइज्म को डेरोगेटरी परेशान कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, राम और सीता को अपमानित कर रहे हैं। और ये आईआईटी बॉम्बे कोई सामान्य इंस्टीट्यूट नहीं है, क्यूएस रैंकिंग में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है भारत का। का। अब आप लगा लो अंदाजा। और आईआईटी बॉम्बे का मतलब क्या, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, आईआईटी बॉम्बे का मतलब है हब ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है आप हर चीज को क्वेश्चन कीजिए। आप हर चीज को क्या कीजिए? क्वेश्चन कीजिए। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू रीजन। और जब आप आईआईटी बॉम्बे के अंदर अगर कुछ स्टूडेंट्स ने कोई रामायण करी और उस पर आपने हंगामा, यानी कि वी आर इंडिया इज गोइंग ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ बनाना रिपब्लिक, हम ईरान बनने वाले हैं। आर वी मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग ईरान? सवाल ये उठ रहा है। जब आईआईटी बॉम्बे के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट नहीं है, इसका मतलब तो हम तो ईरान बन जाएंगे, हम तो कल को पाकिस्तान बन जाएंगे यार। ये नहीं समझ में आ रहा ये वो कैसे स्टूडेंट है। पहुंच रहे और हैं कुणाल वहां। आप सोचो, ये वो स्टूडेंट है जो जेई क्वालिफाई करके आ रहे हैं, यही क्वालिफाई करके पहुंच रहे हैं। इनकी ठीक ठाक एजुकेशन रही होगी, सब कुछ रहा होगा, इसके क्योंकि बाद कुणाल आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर ये बात अंबेडकर ने बोली थी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर सेड दिस इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिप्लाइंग टू मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि अरे बाबा साहब, अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे क्यों कास्ट का मुद्दा ले आए? यहाँ पर तो हम आजादी की बात कर रहे हैं। कास्ट जो है एजुकेशन से ठीक हो जाएगी, जो लोग एजुकेटेड होंगे, डेवलप होंगे तो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया कि मदन मोहन मालवीय जी, आई हैव स्टडीड इन वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आई हैव स्टडीड इन ग्रेज इन ऑफ लंदन। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड स्पाइट ऑफ दैट, मेरा जो चपड़ासी है वो मुझे अपने हाथ से पानी पिलाने में अपनी तौहीन समझता है। तौहीन समझता है। आप सोचिए, बिकॉज अगर एजुकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होती कुणाल, तो आज भारत की जो मिडिल क्लास है ना, ये इस देश के अंदर एक नव निर्माण पैदा कर देती। ये व्हाट्सएप पर बैठ के हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे होते हैं। आज जो रूलिंग गवर्नमेंट को जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है, वो अर्बन मिडिल क्लास से नहीं मिला है, वो मैसेज मिला है ग्रामीण समाज से। जो बुंदेलखंड में, ललितपुर में और जो हमारे गांव देहात के लोग हैं, उनकी राजनीतिक समझ इस भारत में आईआईटी ग्रेजुएट से फार बेटर है। और उन लोगों ने इस सरकार को जवाब दिया है कि हमें बताना पड़ेगा आपको कि आपकी औकात क्या है आपकी। अगर मैं, जैसे भी मैं सुन रहा था, अगर बनारस से अगर प्रियंका गांधी खड़ी हो जाती तो हो सकता था मोदी जी इलेक्शन हार जाते शायद। 3 बार मोदी जी ट्रेल पे चले गए। कल किसी दिन ने जूता फेंक दिया अश्विनी, कल किसी दिन उनकी कार पर जूता फेंक दिया। नहीं, चप्पल है, स्लीपर है यार, जूता मत बोलो उसको। अच्छा स्लीपर है। कुछ पर ये तो गलत है ना सर, मतलब इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए। ये तो देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, ये एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। जैसे अगर आपको अपना अपोजिशन बताना है, तो जो भारत की जनता ने करा है वो अपोजिशन आप बैलेट बॉक्स में दिखाइए आप। लेकिन वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, कुणाल के भी प्रधानमंत्री हैं, पंकज जी के भी, देश का, भारत का, देश के प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की ना कोई कास्ट होती है, ना कोई रिलीजन होता है, ना कोई कम्युनिटी होती है। तो प्राइम मिनिस्टर पार्टी नहीं, कोई नहीं है हमारा। वो चप्पल जो है देश के ऊपर है। मेरी निगाह में इसको बहुत अच्छी हरकत नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये देश के ऊपर है चप्पल, है ना। और वो भी स्लीपर है ना, काफी घिसी हुई पुरानी स्लीपर थी किसी की, वो तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, देखिए मैं आपको इसमें जो बातचीत चल रही है, हमको एक चीज याद रखना होगा कि हमारे देश की जितनी भी मौजूदा समस्याएं हैं, उनका जो हल है वो केवल हमारे अतीत में है। वर्तमान में, भविष्य में कुछ भी नहीं है। अब आप सोचिए कि भारत में जब अंग्रेज आए, उस समय ऐसा, यदि हम धर्मपाल जी की किताब के आंकड़ों को भरोसा करें, तो उस समय हमारे देश में हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक गुरुकुल हुआ करता था, जो व्यावहारिक ज्ञान देता था, जिसकी बाद में गांधी जी ने चर्चा की कि हमारी शिक्षा में समवाय होना चाहिए, यानी अक्षर ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान, यानी आप जो भी स्किल है आपको, उसका साथ। वो गुरुकुल 5 किलोमीटर के दायरे में जो होते थे, हो सकता है उस समय कास्टिज्म शायद उतना ना हो जितना मुगलों के आने के बाद और ये सब बढ़ा। उस 5 किलोमीटर के दायरे में जो लोग एडमिशन लेते थे, वो ये सोच के नहीं लेते थे कि मैं फला गुरु के पास ही पढ़ने जाऊंगा,
गुरु चुनने का हक केवल राज दरबार के लोगों को तो है, क्योंकि उनके बच्चों को उनको शासन करना सिखाना था। लेकिन सैनिक तैयार करने के लिए, प्रजापति तैयार करने के लिए, जिसको हम आर्किटेक्ट कहते हैं आजकल, उसके लिए एक सामान्य गुरुकुल हुआ करते थे। हमारे यहाँ जो परंपरा है वो विकेंद्रीकरण की थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण, शिक्षा का विकेंद्रीकरण, समाज का विकेंद्रीकरण, कार्य का विकेंद्रीकरण। एक्चुअल क्या है कि आरएसएस आपको का जो मुख्य आइडियोलॉजी है वो ये है कि आपको हर चीज एक रूप हो, एक सरीकी दिखे, एक ऐसा बगीचा हो जिसके अंदर 100 किस्म के फूल और 500 किस्म की खुशबू और 300 किस्म की चिड़िया ना हो, सब कुछ एक रंग का हो। वो बगीचा बनेगा ही नहीं फिर। तो वो जो एक रूपता की इच्छा उनकी इसलिए है क्योंकि सभी कुछ की ताकत एक हाथ में हो। यदि मेरे घर में एक करेला आता है, एक तोरई आती है, एक लौकी आती है, अलग अलग स्वाद होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अयोध्या में यदि बीजेपी का आदमी जीतता है तो ही हिंदू जीतता है, समाजवादी पार्टी का आदमी जीतता है तो वो हिंदू नहीं है। तो ये जो सोच है, यही केंद्रीकरण की सोच है, और केंद्रीकरण की सोच विश्व में कहीं भी सफल नहीं हुई। दुनिया एक कि आप यदि फ्रांस की क्रांति को ले लें या भारत की पूरे उत्तरोत्तर, यदि हम 50-55 साल के आजादी की लड़ाई के पूरे योगदान को देख लें, या नेल्सन मंडेला के संघर्ष को देख लें, हर रंगमंच पे कुछ पात्र आते हैं, अपनी भूमिका अदा करते, दाते आए, पीरे आए, नीच से आए। भारत में एक पूरा दौर चला जो गदर आंदोलन से शुरू होता है, भगत सिंह तक चलता जाता है, फिर वो धीमे धीमे साइमल्टेनियसली सशस्त्र क्रांति की भावनाएं कमजोर होती हैं, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। आंदोलन तो हर व्यक्ति, हर विचार एक भूमिका अदा करता है और आगे बढ़ जाता है। देखिए, यूरोप और भारत की के बीच में वैचारिक रूप से जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुई है, पूरे यूरोप की राजनीतिक क्रांति और राजनीतिक विचारधारा असहमति के बावजूद आपको अपने विचार रखने की जो स्वतंत्रता है उससे नहीं रोकती है। और हमारे यहाँ हम व्यक्ति को सामने रखकर असहमतियां व्यक्त कर देते हैं। एस जयशंकर सरी का आदमी जो लंबे समय तक फॉरेन सेक्रेटरी रहा हो, जिसने देखा हो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी किस दौर से गुजरी है, वो आज मंत्री बनने के बाद में नेहरू की आलोचना करता है उनकी फॉरेन पॉलिसी के कारण। वो केवल इसलिए करता है क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर बना रहे। एग्जैक्टली। तो ये जो हमारे यहाँ हम लोग व्यक्ति और नीति की जगह, नीति और विचार की जगह व्यक्ति को देखकर जो अपने को एक्सप्रेशन ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं, ये इस पूरे तंत्र की सबसे बड़ी कमी और हमारे समाज का नुकसान करते जा रहे हैं। मैं अभी एक घटना बता रहा हूँ क्वालिटी की ऑफ एजुकेशन को लेकर। 12वीं पास मंत्री नहीं लिख पाए। अभी परसों के दिन मेरी मदर इन लॉ, जो नाउ शी इज 85, वो कभी है ना 85 साल की, इसका मतलब है कि आज से 75 साल पहले कभी स्कूल गई होंगी, कक्षा 1 या 2 में पढ़ी होंगी। 75 साल पहले 1 या 2, क्योंकि बहुत रिमोट विलेज की थी। जिस रिमोट विलेज में अब शायद सड़क पहुंच गई, उस समय तो वो बीहड़ में कहलाता था। वो आई टेस्ट कराने गई और आई टेस्ट वाले ने बोला कि माता जी आप पढ़ लोगे? बोला पढ़े। तो उन्होंने जो स्क्रिप्ट थी उसको बाकायदा पढ़ती चली गई और उनके पढ़ने में कोई भी मात्रा की गलती नहीं थी। तो मैं देख रहा था कि आज एक मंत्री जो 12वीं पास है, वो 4 शब्द शुद्ध नहीं लिख पा रही हो। 75 साल पहले कक्षा 1 या 2 की औपचारिकता है ना, बिल्कुल अनौपचारिक शिक्षा पाए महिला जो है वो स्पष्ट पढ़ रही है। तो ये हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता का जो डिग्रेडेशन हुआ है, और फिर हम फिर से घूम के आते हैं कि हमने कैसे शिक्षकों का चयन किया, किस प्रक्रिया से किया। उस पूरी प्रक्रिया के जो दोष हैं वो आज गुणवत्ता के रूप में हमारी शिक्षा में, हमारे समाज में, हमारी नौकरियों में सामने आ रहे हैं। आप यकीन माने, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरी के राज्यों में, राजस्थान सरी के राज्यों में, गुजरात सरी के राज्यों में आधी ब्यूरोक्रेसी
यानी लोअर लेवल पे, जो लोअर लेवल पटवारी, मास्टर और सिपाही होता है, वो कंप्लीटली पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि उनका रिक्रूटमेंट ही उसी लेवल पे हुआ है। और कभी मैं अपने श्रोताओं को बोलूंगा कि वो एक किताब पढ़े, लुकिंग बैक इंडिया इन द 20th सेंचुरी। भारत के 50 साल ये अनिल होने बोरा पर जी का बहुत अच्छा कलेक्शन ऑफ एसेज है, ये एनबीटी ने निकाला था। तो जी हाँ, तो आईआईसी में बहुत पूरी अच्छी किताब है। श्रृंखला हुई थी भाषण की। उसके अंदर अरुण नेहरू का लेख है कि आईसीएस की तैयारी कैसे होती थी और कैसे उसकी ट्रेनिंग होती थी। तो हम देखेंगे हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा समाज उस समय किस उद्देश्य के लिए और कैसे तैयार किया जाता था। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि उस समय का आईसीएस है, वो गांव में जा रहा है और जरीब से खुद खेत नाप रहा है, वो पटवारी से सीख रहा है लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना। जैसे आज हो चुका है, कितना दुर्भाग्य है कि हम अपने देश की हर समस्या का हल सुप्रीम कोर्ट के जज के पास आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज आईपीसी, सीआरपीसी, ज्यूरिसडिक्शन का एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन हम उसको नाली का एक्सपर्ट भी समझते हैं, उसको नीट का एक्सपर्ट भी समझते हैं, उसे मेडिकल का एक्सपर्ट भी समझते हैं, उसे गधे का एक्सपर्ट भी समझते हैं, उसे घोड़े का एक्सपर्ट भी समझते हैं, और उसके शब्द को बोलते हैं कि उसने जो बोला सही है। रीजन ये है क्योंकि एग्जीक्यूटिव फेल हो गया है। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो फेल हो गई है। तो एग्जीक्यूटिव फेल हो रहा है तो जुडिशरी आ रही है। अश्विनी, इसमें भी दूसरा खेल है, आपको बताऊं। अब आपको एक आश्चर्य लगेगा, जिस रफाल का मसला था, हम लोगों ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया रफाल के अंदर कोई भी दबाव छुपाव नहीं है, वो तो सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देश के अधिकांश ऐसे बड़े मसले, चाहे रफाल का हो, चाहे 370 को लेकर हो, चाहे बहुत सारे ऐसे मसले, में लिस्ट बता सकता हूं, उसके अंदर क्या होता है कि जब पब्लिक में कहीं असंतोष दिखता है तो प्रो गवर्नमेंट लोग, वही आरएसएस के जो छद्म लोग हैं, वो एक पिटिशनर बनकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उस एंगल से एक पिटीशन देते हैं जिसके अंदर सामने लगता है कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे मैंने बोला कि क्या धारा 370 कश्मीर में हटाने का हक सरकार को है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो व्यवस्था है कि आप 2/3 मेजोरिटी के साथ में दोनों सदन में पास करके कर सकते हो। कोर्ट उसमें बोल देगा हाँ है। अब अखबारों में क्या छपेगा, जो पब्लिक परसेप्शन बनाएगा, जो मीडिया में बहस करेगा, जो टीवी में, कि कोर्ट ने धारा 370 हटाने में मोहर लगाई। आप समझ रहे? तो कोर्ट को इन सब मसलों से ठप्पा पाने के लिए सरकार में बैठे लोग ये सब कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे 100 केसेस की लिस्ट है जिसको प्रो गवर्नमेंट लोगों ने प्रो गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई और वहां से एक ऐसा ऑर्डर लिया जिससे लगे कि गवर्नमेंट इज राइट, लेकिन वो गलत एंगल से किया गया। आम आदमी को तो वो कॉम्प्लिसिटी नहीं मालूम होती ना। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो है, कोर्ट को भी इतनी जल्दबाजी है। अब कोर्ट के अधिकांश जजों को चस्का लग चुका है ना। मदन लोकुर सरी के लोग तो बचे नहीं है जो आज भी सड़क पे हैं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद में। लेकिन सबको तो रंजन गोगोई बनने का शौक चढ़ा हुआ है। ठीक है ना सर। और अरुण मिश्रा जी को भूल गए। बहुत सारे हैं ऐसे, तो मिश्रा, शुक्ला, पांडव की पढ़ी पूरी लिस्ट है भैया, है ना। आप जितने भी देख लो, अयोध्या की डिस्ट्रिक्ट अदालत से लेकर हाई कोर्ट इलाहाबाद तक के फैसले देने वाले जितने जज थे, सब अभी त्रिपुंड लगाकर कहीं कहीं बड़ी पोस्ट पर बैठ के सरकारी साढ़े पे सवार हैं। सही बात है। अरुण मिश्रा जी के लिए तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो एक्ट था उसी में बदलाव कर दिया। बदलाव क्या किया उन्होंने? वायलेट कर दिया। कम से कम चीफ जस्टिस होना चाहिए वहां पर, सामान्य जज को बना रंजन गोगोई ने जुडिशरी को रंजन की जगह मंजन बना दिया, जिसको कोई भी दांत में मांझ लेगा, है ना। तो एक्चुअल क्या हो रहा है कि कोर्ट को भी इन सब मसलों में इंडिपेंडेंट टेक्निकली टीम के बारे में चर्चा करना चाहिए। और उसके कारण क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि जो जन स्वास्थ्य या
जन सरोकार से जुड़े मसले हैं, जैसे चाहे हम अरावली की पर्वतमालाओं का मसला ले लें, चाहे दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर, या बहुत सारे ऐसे मसले हैं, उसके ऊपर कोर्ट के कुछ डिसीजन होते हैं और लोग स्थानीय स्तर पर उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अब आप सोचिए, जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाने वाला मसला 2 साल पहले एक रिट आई, उस पर डिसीजन हुआ और शाम तक वहां से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया। लेकिन अरावली पर्वत को ले लें, या दिल्ली में बारापुला को ले लें, या बहुत सारे ऐसे मसले गिना सकता हूं जिसके अंदर कोर्ट और एनजीटी के 100 आदेश हैं, लेकिन उस पर पालन नहीं होता, क्योंकि ये सब जो खेल है, कोर्ट का, कार्यपालिका का और नेताओं का मिला जुला खेल चलता है। ये सारा खेल इस तरीके से है कि ये सारा खेल इस तरीके से है कि सामने चीजों को कैसे रखा जाए। अश्विनी, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये कुकरेल नदी का आप देख लीजिए, जो पूरे शहर को उजाड़ दिया उन्होंने, अकबरपुर वाला। अकबर, ठीक है ना। ऐसे लखनऊ के अंदर मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कि 78 बड़े तालाब मुंशी पुलिया से लेकर हजरतगंज तक के पिछले 40 साल में बड़े बड़े बिल्डर पी के उसके ऊपर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी। उसके ऊपर रिट है, हाई कोर्ट का एक आदेश है कि 1957 के रिकॉर्ड के एटांगली जितनी भी वाटर बॉडीज है उनको इवैक्यूएट तत्काल किया जाए। लेकिन जिस मोहल्ले से हमको वोट नहीं मिलना है, हमें उसका सबसे पहले उजाड़ना है, और जिस बिल्डर से हमको चंदा मिलना है उसकी बिल्डिंग पे हमें सवाल नहीं खड़े करना है। यही अदालती कार्रवाई का चरित्र है इस समय। यही उन्होंने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है, मुसलमान वोट देते नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कुछ भी हो कार्रवाई नहीं करनी। और ये हिंदू मुस्लिम से संबंधित एक आर्टिकल है बलबीर पुंज का। अश्विनी, इस आर्टिकल में अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें अंदर जाने की लिखी हुई है, उसकी हेडिंग लिखी है, उसकी समझने की जरूरत है कि वो ये कह रहे हैं कि जब आजादी के समय गांधी, नेहरू और पटेल मुसलमानों को नहीं साध सके, मुसलमानों का भरोसा नहीं जीत सके, तो आजादी के इतने सालों बाद अमित शाह, मोदी और योगी कैसे मुसलमानों का भरोसा जीत सकेंगे? आप कुछ बताएंगे इसमें? वो मूर्ख आदमी है भाई। बलबीर पुंज तो आपको पता होगा, आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आते हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। नहीं, सवाल ये है कि क्या गांधी, नेहरू और पटेल मुसलमानों का भरोसा नहीं जीत सके थे? क्या ये बिल्कुल सीधी लाइन कर रहे हैं? उनको अकल ही नहीं, उनको मालूम नहीं। जो है नॉनसेंस स्टेटमेंट है बलबीर पुंज साहब का, नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट हम इसको बोले, इडियोटिक। अगर उन्होंने भरोसा नहीं जीता होता तो आज भारत में मुसलमान नहीं होते और पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा होते। आज भारत में 20 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है। भारत में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनते हैं, हमारे देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम बनते हैं। हाँ, आप समझिए, आप इस बात जैसे अभी इन्होंने बोला ना, पंकज जी ने कहा, ये है एक मिस प्रोपोगेंडा क्रिएट करना। रे इनको तो गांधी और नेहरू भी नहीं समझ पाए तो हम कहां से समझेंगे? अरे आप फेलियर हैं, आप फेलियर हैं, आप एक्सेप्ट कीजिए, आप फेलियर हैं। आपका कैबिनेट मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। हाँ, ये कभी सुना था आपने? कभी नहीं। आप सवाल ये है कि हमको ये सवाल पूछना पड़ेगा इनसे कि ये भारत चलेगा कैसे? भाई, आप इस देश को क्या बनाना चाहते हो? यहां पर आप अगर हिंदू राष्ट्र आप बना भी लोगे तो उस हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या होगी? क्योंकि भारत का तो जो डीएनए है वही डाइवर्सिटी इज द डीएनए ऑफ इंडिया। आप सोचो, बलबीर पुंज राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और ये लिख रहे हैं कि गांधी, पटेल और नेहरू। आप सोच के देखिए, आप किस तरीके के, आप इनका थॉट प्रोसेस सोचिए, किस तरीके का पॉइजन सोसाइटी में फैला रहे हैं ये लोग। और जबकि जनता इनको अस्वीकार कर चुकी है। इनकी सीटें 234 सीटें आना, 234 सीटें आने का मतलब ही है कि जनता ने इनके आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र को पूरी तरीके से नकार दिया है। भाई 50% हिंदू लोग आपके पक्ष में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कुणाल, जंग अभी बहुत बाकी है, क्योंकि देखो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, रियलिस्टिक हूँ। इनको फिर भी 234 सीटें मिली हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो नकार दी गई है। हमें इस आइडियोलॉजी से लड़ना पड़ेगा।
तो हमें बताना 234 पड़ेगा सीटें, कि ये देश गांधी का है, ये देश भगत सिंह का है, इस देश में हर लाला हरदयाल जैसे लोग पैदा हुए हैं, ये उन लोगों का डीएनए इस देश की मिट्टी के अंदर। इस देश में वीर सावरकर का डीएनए नहीं है, जिसने 6 बार माफी मांगी थी, जिसने हिंदू महासभा बना दी। हिंदू महासभा का पूरा रोल कॉम्प्लिसिट था महात्मा गांधी के मर्डर के अंदर, और एक बुजुर्ग व्यक्ति को 3 गोलियां मारी उसने वो गोली वायसराय को तो नहीं मारी उसने गोली वो। और आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जिन्ना को सपोर्ट जो किसने किया है वो हिंदू महासभा ने किया है। सिंध में इन्होंने, सिंध के अंदर इन्होंने ये जो आपका मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, इसको सपोर्ट किया हिंदू महासभा ने। अगर कोई व्यक्ति था जो मुसलमानों से लड़ रहा था, जो इस मुस्लिम विरोधी सोच से लड़ रहा था, जो जिन्ना की सोच से लड़ रहा था, जो आरएसएस की सोच से लड़ रहा था, वो एक ही आदमी था, वो थे गांधी जी। और इसीलिए गांधी जी उनकी आंख में बहुत चुभते थे, और इसीलिए उन्होंने गांधी जी को असैसिनेट किया। बस पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हो या तीसरी, सब में और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मैं एक इंसिडेंट और बताना चाहूंगा, ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी। गांधी जी जब, और एक बात और कहना चाहूंगा कुणाल, कि गांधी जी पे ये जो अटैक हुआ था दिल्ली 30 जनवरी को, पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी उनके ऊपर बहुत अटैक हुए। जब वो पुणे गए थे, व्हेन ही वेंट टू पुणे, जब वो पुणे गए और पुणे में ही वाज डूइंग अ पद यात्रा टू स्प्रेड इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी हिंदू समाज में नहीं होनी चाहिए, और जो अपर कास्टर्स को आगे आना चाहिए और इनको एसिमिलेट करना चाहिए अपनी सोसाइटी में। तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द जिनके हुआ वो ये संघी थे। सही बात है, पूना पैक्ट से भी इन्हीं को दर्द हुआ था। हाँ, और पुणे में जब वो लेक्चर देने जा रहे थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉल में, वहां पर उन्होंने बम फेंक दिया, और उसमें भी इन्हीं संघियों का नाम था, इन्हीं लोगों का। आपटे गैंग जो था ना, आपटे और गोडसे गैंग जो था, ये कोई थे। तो इसलिए ये वही मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, जब गांधी जी, दिल्ली में एक जगह है कुणाल, पचकुइया रोड, वहां पे हरिजन बस्ती है, अब तो उसका नाम चेंज उन्होंने बना दिया, वाल्मीकि सदन बना दिया है। तो वहां पे गांधी जी ने अपने जीवन का बहुत सब्सटेंटिव टाइम पीरियड दिल्ली में गांधी जी ने वहां पे निकाला था। जो गांधी जी की जब प्रार्थना सभा होती थी कुणाल और पंकज जी, तो वहां पर वो प्रार्थना सभा में हर धर्म का जो पाठ करते थे वो, तो जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी, तो ये जो डिसग्रेंटल्ड एलिमेंट्स थे, संघी 8-10 लोग आ जाते थे और उनकी प्रार्थना सभा को डिस्टर्ब करते थे। क्योंकि भाई इनका इतिहास पढ़ो ना आप, भाई इनको जगह कहाँ मिली, और इनको अगर संघ को जो लेजिटिमेसी मिली है, आप यकीन नहीं करेंगे कुणाल, ये 75 से पहले संघ वाज लिटरली खत्म। इनको लेजिटिमेसी दी ये सोशलिस्ट लीडर्स ने, जेपी मूवमेंट ने। हाँ, इनको वहां से लेजिटिमेसी मिल गई यार। ये जो पचकुइया रोड पे मंदिर है ना हमको, हाँ, ये जो पचकुइया रोड पे एग्जैक्ट मंदिर नहीं, वो आरके आश्रम वाले चौराहे पे कहलाता है, उसके सड़क के दूसरी ओर ही झंडे वाला है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस मसले को आप देखिएगा। और पंकज जी, आपको एक और बात बताता हूँ, आपको तो पता होगी क्योंकि आप इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, जहां पर ये कारवा मैगजीन है, दिल्ली प्रेस का हेड ऑफिस है, उसके सामने उपाध्याय, वहीं पर नानाजी देशमुख छुपे थे, वहीं पर नानाजी देशमुख रहे, वहीं पे थे दीनदयाल शोध संस्थान में। दीनदयाल शोध संस्थान जो है बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग है, तीसरी बिल्डिंग छोड़ के वहां से। राइट। तो ये जो संघर्ष, ये सोचिए, एक तरफ झंडे वालन हो गया कुणाल, ये मेरे ख्याल से इस पे सर ये बहुत हिस्ट्री है दिल्ली की। एक तरफ झंडे वालन, जहां पे केशव कुंज, थोड़ा सा आप आगे आएंगे गोल चक्कर से रानी झांसी मार्ग पर आएंगे तो वहां पे अंबेडकर भवन बना हुआ है सर, जो और अंबेडकर भवन से थोड़ा सा आगे आएंगे आप तो पचकुइया रोड है, जहां पे वाल्मीकि सदन है सर। तो आप सीजिए ये पूरा तीनों ये चीज। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब अंबेडकर वाल्मीकि सदन में गए, ये बताने उस कॉलोनी में गए कि भाई आप लोगों को अपना जो है एजुकेशन करना चाहिए, तो वहां संघियों ने मिलकर अंबेडकर के ऊपर पत्थर मारे और ये प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया कि जो अंबेडकर है हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता है, ये बुद्धिस्ट बनाना चाहता है तुमको। ये प्रोपेगेंडा मास्टर है, इन्होंने प्रोपेगेंडा में पीएचडी कर रखी है कुणाल, पोस्ट डॉक्टरेट। इसमें एक चीज और जोड़ू, इधर केशव कुंज है, इधर दिल्ली प्रेस है, इधर अंबेडकर भवन है, और उसके इस तिराहे के बीच में आज तक का ऑफिस भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, आज तक। हालांकि यह है कि सांप्रदायिकता को लेकर इस समय बहुत चिंतित होने की जरूरत है। आप सोच लीजिए कि इतिहास में पहली बार, आजादी के बाद में पहली बार
उड़ीसा में आरएसएस की बीजेपी की सरकार आई सरकार और नहीं है, बहुत आते से ही बालासोर में दंगे हो गए। आप सोचिए दंगे हो कि गए। उड़ीसा में आखिरी समय दंगा 2008 में कंधमाल में हुआ था, और वो भी क्रिश्चियन और बजरंग दल के बीच में हुआ था। और बाद में जब उसकी जांच हुई थी तो मालूम पड़ा था कि वो पैसा उधार देने वाले जो साहूकार थे, उनके उनके खिलाफ जब क्रिश्चियन मशीनरी वहां पर काम कर रही थी आदिवासियों को मजबूत करने का, इसलिए वहां पर दंगों की शुरुआत हुई थी। 2008 के बाद में 2024 में बकरा ईद के दिन इस बात पे दंगा वहां पे हो जाता है कि जो ज़िबह किया जा रहा था, जो कुर्बानी दी जा रही थी, वो सड़क के ऊपर से खून फैल रहा था। तो हाँ बालेश्वर जिसको कहते हैं, वहां पे दंगे होना ये बहुत सामान्य घटना नहीं है। ये बता रही है, देखिए आप जान के चले कि जिन राज्यों में मिनरल्स है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ अब छत्तीसगढ़ में अडानी की सरकार आ चुकी है। हाँ बिल्कुल सही बात। झारखंड में अडानी की सरकार लाने के लिए अंधाधुंध पैसा फेंका जा रहा है। पिछले 3 साल में कम से कम 3 बार उस सरकार को टॉपल अप करने की कोशिश की, यहाँ तक कि वहां के चीफ मिनिस्टर को आज को जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया, बिल्कुल। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के बाद में जो उस ट्रायंगल में जो सरकार आती है, वो जो मिनरल बेल्ट है वो है उड़ीसा। उड़ीसा, राइट राइट। ठीक है, तो आदिवासियों को हिंदू बनाना, आदिवासियों को दंगे के लिए तैयार करना, आदिवासियों को आगे करके लूटपाट कराना, ये गुजरात मॉडल रहा है दंगे का, और ये मध्य प्रदेश में भी सफल हो चुका। बिल्कुल। तो अभी सांप्रदायिकता ही एकमात्र इनका सहारा है, जो अभी तक इनको जो 240 सीट आई हैं उसका आधार अभी भी जो उनने जो सांप्रदायिक विष वमन किया हुआ है, एक पूरी पीढ़ी को इन्होंने मानसिक रूप से विकलांग बनाया हुआ है, जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं, वही लोगों ने अभी वोट दिया है। मैं इसमें बिल्कुल, बिल्कुल, अभी ऐसा सही नहीं है कह रहे कि हैं लड़ाई पंकज जी। जीत ली गई है, क्योंकि नहीं, अभी भी लड़ाई वोट बहुत बड़ी देने है वाले अभी। लोग वही हैं, वही लोग वोट पंकज जी, देने मैं वाले हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप सोचिएगा, भारत के मैं नोएडा में रहता हूं सर। नोएडा के एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कूल की बहुत अच्छी टीचर, वेल एजुकेटेड टीचर, वो ये ऐसे इनका डिस्कशन चल रहा था, तो टीचर जवाब गांधी जी पे बात कर रहे थे, उसमें से एक टीचर ये कहती है कि गांधी को 3 नहीं 30 गोली मारनी चाहिए थी। यस, आप बोल रही हूँ। सोचिए, तो ये जो 240 सीटें आई हैं ना कुणाल, ये अभी भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मजा तब आता जब ये लोग सिमट जाते 1984 में 4 सीटों के ऊपर, तो मैं कहता कि भारत के अंदर गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह आज भी जिंदा है। लेकिन अश्विनी 240 सीट आने का मतलब कुणाल ये है कि ये जो मानसिकता है, कम्युनलिज्म की मानसिकता, ये इंडिया को, और ये बात नेहरू जी ने भी कही थी, इंदिरा गांधी जी ने भी ये बात कही, इंडिया को सबसे ज्यादा डेंजर है वो इंटरनल कम्युनलिज्म से डेंजर है। और ये अर्बन अश्विनी कम्युनलिज्म सबसे खतरनाक है। अर्बन कम्युनिटी, जैसे मैं वो तो आपको खत्म। गाजियाबाद सीट की बात बताऊं। गाजियाबाद सीट में जो धौलाना इलाका है, जो रूरल ग्रामीण इलाका है, वहां बीजेपी हार गई। लेकिन हाँ जो जी, अर्बन इलाका है, गाजियाबाद वहां बीजेपी शहर जो जीत रही है। कहलाता है, जिसके हाँ, अंदर ट्रांस हिंडन इलाका, जहां पर कौशाम्बी, वसुंधरा, वैशाली, राजेंद्र हाँ नगर, जी, ये पूरा एलिट क्लास कहलाता है, जहां पर मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग हैं। वो पूरी क्लास इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट पड़ा, जबकि इस एक इलाके तरफा की जो वोट है। बड़ी समस्याएं हैं, 50% पॉपुलेशन के पास में डायरेक्ट ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वो ग्राउंड वाटर पर डिपेंड है। पिछले 4 साल से ये पूरा इलाका देश के टॉप 5 सबसे प्रदूषित इलाकों में है। इस पूरे बिल्कुल। इलाके में एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, इस पूरे इलाके में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, इस पूरे इलाके में छिनैती जिसको कहते हैं, और जो स्ट्रीट क्राइम्स है वो टॉप के ऊपर है। इस पूरे इलाके में कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां पर काम कराने के लिए यहाँ की आबादी को जाए, लेकिन उन्होंने इन सब चीजों से बेखबर यदि वोट दिया तो उस सांप्रदायिकता को वोट दिया है। सांप्रदायिकता को वोट दिया, बिल्कुल और सही पंकज कहा। जी, मैं एक इन्हें चीज मैं पूछना बहुत चाह रहा हूँ। व्यक्तिगत पंकज को जी, जान रहा हूं मैं उनको, इन्हें केवल जिसको कहते हैं ना कि हमने पेचकस टाइट किया हुआ है मुल्लों का। अब वो हाँ उनसे बात करो, अरे यार अब तो मस्जिद की आवाज सुबह से नहीं सुनाई देती, अब ये मुल्ले सड़क के ऊपर बकरा नहीं काटते हैं, अब ये अच्छा वाले ये लोगों के घर तोड़ दिए गए। मैं पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड जो जिनके बायोडेटा में आप देखोगे कि मैं
वो डेटा एनालाइजर हूँ, मैं डिप्टी कलेक्टर अरे हूँ, उन लोगों IITIM के सर, घर के डेटा लोगों। एनालाइजर क्या IITIM, आप देख लीजिए ये जो हम लोगों ने केस डिस्कस किया IIT बॉम्बे का जो बॉम्बे अभी का प्रकरण हुआ है, है। व्हाट ए आप पिटी समझिए यार। IIT बॉम्बे मतलब क्रीम पहुंचा होगा देश का, लेकिन वो क्रीम है, बदबू कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। एक चीज और है सर, आप इसमें सोच, बीच में आपको टोकता हूँ, बीच में आपको टोक रहा हूँ कि जिस तरीके से अश्विनी, पहले जिस तरीके से 10 रुपए किलो घी मिलता था, तो हम ये समझ लें कि देखो एक जमाने में 10 रुपए किलो घी मिलता था, हम नॉर्मलाइज करेंगे, अगर आज के दाम में देखेंगे तो हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो देखेंगे लगभग सेम अमाउंट, सेम वैल्यू आ जाएगी। इनकी 240 सीटों को नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए। इनकी 240 सीटों को इस कंटेक्स्ट में समझना चाहिए कि ईवीएम के साथ क्या हुआ, इस कंटेक्स्ट में समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इस कंटेक्स्ट में समझना चाहिए कि कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, और इस कंटेक्स्ट में भी समझना चाहिए कि पूरी मीडिया का अपहरण किया गया था। जब आप नॉर्मलाइज करेंगे ना इन सारी चीजों को, तो 150 से कम सीटें आएंगी इनकी, कहीं नहीं दिखेगा। आम हिंदू ने इनके वो तो खिलाफ इसके अंदर जाकर के वोट ईडी, किया है। उसमें ईडी, सीबीआई, ईसी, यानी ईसी, ईडी, सीबीआई, मीडिया, इन सबको जोड़ लो। हाँ, सब कुछ 100 से नीचे ये आ सब तंत्र भी तो जाएंगे। काम, ये जो 5 उनके जो खास पार्टनर थे एनडीए के, हाँ 5 एनडीए के महत्वपूर्ण पार्टनर तो यही हैं। ईडी सीबीआई सही है ना? सही बात है। इसलिए है ना? इसलिए बहुत निराशावादी होने की जरूरत नहीं, मुझे लगता नहीं कि हिंदुओं ने इस बार इस बात के लिए इनको वोट दिया है कि इनको पावर में आना चाहिए नहीं, और नहीं, हिंदू राष्ट्र लेकिन बनाना चाहिए। शहरी पढ़े लिखे ढोरों ने तो दिया है भाई। मैं हाँ, तो बिल्कुल ये बहुत, बात गांव के है। और गरीब लोगों से ही तो आशा है, गांव के और गरीब से है ही तो ना, आशा। जो फाइनेंशियल टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया राहुल गांधी ने, ये ना, उसमें उसने यही कहा धीरे, कि हमारे हाथ बांध दिए गए थे, हमारे फंड फ्रीज कर दिए गए थे, लेकिन इस देश का गरीब, इस देश का किसान ये जानता था कि उसे क्या करना है, और उसने करके दिखा दिया। आप कमाल सोचो कि जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम से 80,000 90,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं, जिन लोगों को सबसे कम 7th पे कमीशन में फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, वो सब लोग बीजेपी को वोट कर रहे भक्ति हैं। में, केवल और भक्ति में आप इसलिए सोचिएगा, लगे हुए हैं। और पंकज जी आपको याद होगा 2004 अप्रैल के महीने में, आई थिंक डेट थी 13 अप्रैल शायद, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया ओपीएस था। खत्म किया था। ओपीएस यस, को खत्म सही, कर दिया था। बिल्कुल सही बात। Right. एक और जिन एक लोगों को खबर है, ओपीएस में बढ़िया पेंशन मिल रही है, मेडिकल इलाज हो रहा है, बढ़िया कार्ड बना हुआ है, और कहीं भी जा सकते हैं, वो सब वही सबसे सारे ज्यादा लोग इस भाजपा समय। को वोट कर रहे हैं, कम्युनल एंगल पर वोट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा है पंकज जी, ये ग्राउंड रियलिटी है कुणाल, ये वार्निंग सिग्नल है इंडिया के लिए, हमारे समाज के लिए, और हमारे उस सब पूरी सिविल सोसाइटी के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक आखिरी खबर है अश्विनी और सर, हाँ जी। जिसमें बिना इसके चर्चा खत्म नहीं होगी कि यूपी में गर्मी और लू से 97 लोग मर चुके हैं, 97। और दिल्ली में मेरे ख्याल से 28 लोग मर चुके हैं। हाँ, और ये एक आंकड़ा और कम है। खबर है, एक और खबर है, यूनिसेफ का डेटा है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 2021 में एयर पोल्यूशन से इंडिया में अकेले 21 लाख लोग मरे थे, जिसमें लगभग 1.25 लाख बच्चे थे एयर पोल्यूशन से माय मरे। गॉड, ट्रू, ट्रू। ट्रू, बिल्कुल सही है। 21 लाख बहुत होता है अश्विनी, लेकिन इस 21 पे लाख लोग एयर सरकार की पोल्यूशन से नजर मरे। नहीं है एक्चुअली। भाई हम तो, हमारी नजरें तो मुसलमानों को टाइट करने में है ना, एयर पोल्यूशन पर, हीट वेव पर, तो हमारा वो रडार में ही नहीं है हमारे, क्योंकि उससे वोट बैंक तो बनेगा नहीं है। नहीं, हीट सवाल वेव ये और है। एयर पोल्यूशन तो, हीट वेव ये तो ईश्वरी आपदा है ना, तो उससे क्या हाँ, मतलब, नहीं, मोदी जी क्या कर सकते ये आंकड़ा भी अधूरा है। आपको बताऊं, हैं? जी जी, गाजियाबाद दैनिक जागरण का आवाज जो कट रही है। एक लोकल पुल आउट देखेंगे, तो उसके हाँ अंदर हाँ बहुत हाँ। साफ साफ है कि अकेले कल लास्ट 24 आवर में गाजियाबाद जिले में 30 लोग गर्मी और लू से मारे गए हैं। यहाँ का जो हम्म मोर्चरीज है, वहां पर लोगों की लाइन लगी हुई है, फोटोग्राफ छपे हुए हैं। यहाँ जो आइस बॉक्सेस है जिसमें लाशों को रखा जाता है, वो खत्म हो गया और खुले में लाशें पड़ी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य हम्म यही है, मैंने अभी पहले भी बोला कि गाजियाबाद पिछले 5-4 साल में देश के सबसे प्रदूषित 5 शहरों में से। हम इसका सवाल तो हम हमारे पॉलिसी मेकर से कर नहीं रहे ना। देखिए, एक चीज और मैं आपको इसमें बताऊं कि हमारा जो मीडिया है, जो अखबारों की खबरें हैं, वो सब आपको डराने के लिए। हम कोई भी खबर इस तरीके के नहीं दिखा रहे हैं
कि लोगों को या तो सॉल्यूशन दें या गवर्नमेंट को सॉल्यूशन सजेस्ट करें। एक अखबार सूचना देने के लिए नहीं है। आप यदि उसको और गंभीरता से देखें कि भारत में अर्बन इलाकों में वायु प्रदूषण की खबर तभी छपती है जब जो ये कमरे की हवा साफ करने की मशीन बेचने वाले जो होते हैं ना, एयर प्यूरिफायर वाले, उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है और सेल कम होती है, तो उसकी खबरें अचानक आने लगती है। हेलमेट वालों को लगता है कि हेलमेट की कारखाना थोड़ा कम कर रहा था, हाईकोर्ट से एक आदेश लगा। अब आपका झमटुली में, गांव में भी आगे बैठने वाले, पीछे बैठने वाले और जो घर में बैठने वाले, तीनों को हेलमेट लगाना पड़ेगा और चालान होने लगते हैं। तो ये जो तंत्र है हमारे यहाँ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम उन यानी जो हमारी पॉलिसीज हैं बाजार के लिए बना रहे हैं। आप समझ लें कि इस समय गर्मी और लू की जो भय फैलाया जा रहा है वो एयर कंडीशन बेचने के लिए किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि अडानी को ज्यादा से ज्यादा बिजली प्रोडक्शन के लिए कंपनियां को फायदा मिल सके। हम मौसम को डर के रूप में देखते हैं। अभी 5 दिन बाद आप देखना, मानसून को आप ऐसे दिखाएंगे जैसे कि वो विलेन है। अभी हम गर्मी को दिखा रहे हैं विलेन, लेकिन व्हाट आई हैव टू डू। कुछ जगह कुछ खबरें छपी होंगी, आपने देखा होगा कि सरकार ने बोला कि अब लू के लिए आपको स्पेशल वार्ड तैयार करने हैं। अरे भाई साहब, किसी को वार्ड में आने की जरूरत ही ना पड़े, उसके लिए आपकी क्या पॉलिसी है? इस पे कोई विकल्प है क्या कि हमने बोल दिया नहीं, पहले आपको सरकारी लाभ उठाना है तो पहले आपको मरना पड़ेगा। सरकारी लाभ उठाना है ना? नहीं तो क्या नहीं पंकज जी, क्या इसको दूसरे नजरिए से नहीं देखा जा सकता है कि जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूं वायु प्रदूषण से 2021 में भारत में 21 लाख लोगों ने जान गंवाई है, तो मुझे इस नजरिए से क्यों नहीं देखना चाहिए कि मुझे सरकार से सवाल पूछना है कि आप एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए कर क्या रहे हैं? एक अवेयर नागरिक, अगर ये आप मुझे ये बताइए कि इस खबर को किस तरीके से आना चाहिए कि मुझे डर ना लगे और सरकार से सवाल भी पूछ सकूं। एक सेकेंड जी जी जी। सरकार और समाज के बीच में मीडिया को चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया कि वो समाज के उन सवालों को, उन दिक्कतों को, उन परेशानियों को सरकार के सामने चुनौती के रूप में पेश करे। क्या इस खबर में आपने कहीं देखा है कि उस खबर को लिखने वाले ने सरकार से कोई सवाल पूछा है इस पे? आप जरा उसको ध्यान से पढ़िए। वो एक ऐसी सूचना है जो केवल आम आदमी में भय पैदा कर रही है कि सावधान, तुम्हारे इतने बच्चे मर गए, तुम्हारा बच्चा भी मर सकता है, इसलिए अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगवाओ। ये बिटवीन द लाइन है। क्या इसके अंदर ऐसा है? यदि इस खबर को मेरे सरीका पत्रकार लिखता तो वो था क्या कि ये कैसा दुर्भाग्य है कि जो देश बंगल पर जाने की बात कर रहा है, वो देश के पास में भी एक ठोस नीति नहीं है कि वो इस देश की आने वाली आबादी को वायु प्रदूषण से बचा सके। ठीक, ज्यादा कदा जब वायु प्रदूषण की बातें होती हैं, आप देख लिए ना, यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो दिल्ली में वायु प्रदूषण की कोई बात नहीं करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट ना पड़ी हो तो यमुना में पानी की कोई बात ही नहीं करेगा। आपको लास्ट ईयर का डेटा बता रहा हूं कि दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूशन लखनऊ में था, एयर पॉल्यूशन, और वो भी व्हीकल इमिशन के कारण। लेकिन जब तक कोई लखनऊ का आदमी हाईकोर्ट जाके एक रिट से एक आदेश नहीं करेगा, उसकी खबर ही नहीं छपेगी। जबकि आप यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े देख लीजिए, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ टॉप एयर पॉल्यूटेड सिटीज में से थे। मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो मीडिया है वो जनता की ओर से सवाल पूछने के लिए, मुझे सूचना देने के लिए नहीं है। सवाल नहीं पूछा गया, बताने के लिए। ये बात आप सही कह रहे हैं, मुझे विकल्प बताने के लिए है। बिल्कुल। हम लोग जब अखबार के एथिक्स पे काम करते थे तो हम कहते थे कि पहले और दूसरे और तीसरे पन्ने की खबरें जो होती हैं वो सूचनाएं होती है जो समाचार के रूप में सवाल से प्रश्न पूछती हैं।
और चौथे पन्ने के बाद की खबर जो एडिटोरियल तक होती है वो आम आदमी को सजेस्टिव होती है, वो एक पॉलिसी को बताती है कि काश ऐसी पॉलिसी होती तो हम ऐसा समाज करता। अब आप देख लीजिए एडिटोरियल पेज के कौन से ऐसे राइटर हैं जो आपको विकल्प बताते हैं। एडिटोरियल पेज पर बलवीर पुंज का लेख छपता है जो नफरत का बघार लगा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। उन्हें कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, वो है ना। ट्रेन वर्दी नहीं है। तो हम बताएं कि हम किस आपने कभी ये सवाल इस गाजरन या किसी अखबार से पूछा कि पूरे एनडीए में, जो एनडीए आज बहुमत में है, उस पूरे एनडीए में अकेले मुसलमान नहीं, कोई भी अल्पसंख्यक चुनाव नहीं जीता। उस अल्पसंख्यक में सिख भी है, बौद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है। क्यों? आज आप मुसलमान पे बात कर रहे हो, कल क्रिश्चियन पे बात करोगे। क्योंकि अभी मैं आपको खबर बता रहा हूं क्योंकि दिल्ली तक ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि हमको गांव स्तर पर हिंदूवादी संगठन परेशान कर रहे हैं, यहां तक कि उनके घरों में जब मौत होती है तो उनके लिए जो निर्धारित ग्रेवयार्ड्स हैं वहां पर लाशों को दफन नहीं करने दिया जा रहा है। देख लो अश्विनी, खबरें कहीं है नहीं, ये हमें सुनाई भी नहीं पड़ रहा है कि देश कोने में क्या हो रहा है। और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, ये हर जगह ये खबरें आ रही हैं। उड़ीसा में ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया जिसका इतिहास देखिए कि वो सुरेश चौहानके के बगल में बैठ करके किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहा था, जिस पादरी और उसके परिवार को मार दिया। ग्राम स्टैंड के हत्यारों के पक्ष में था। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। सब विधायक आज आप देखिए, एक ओडिशा पोस्ट को देखिएगा आप, ओडिशा पोस्ट में पेज नंबर 4 पे पूरी खबर है बालासोर को में किस प्रकार से अभी भी चुप रूप से शांति नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि कम से कम रीजनल न्यूज़पेपर्स को जरूर देखो भाई। बिल्कुल। यदि आप आज का अमृत विचार का हल्द्वानी संस्करण देखेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे भीमताल में इस समय पर पोकलैंड मशीन को लाकर अब सूखे भीमताल को साफ किया जा रहा है। ये खबर आपको दिल्ली के किसी अखबार में नहीं मिलेगी। तो हम जब जैसे क्षेत्रीय अखबारों को, जिनको हम कहते हैं कि, और ये बेचारे जितने अखबार हैं ये इतने शरीफ हैं कि इनका ई पेपर निःशुल्क है। जागरण का ई पेपर आपको पैसे देके पढ़ना पड़ेगा, नवभारत टाइम्स का ई पेपर के लिए पैसे देता हूं मैं। लेकिन बेचारे जितने रीजनल न्यूज़पेपर है, पूर्वोदय आप गुवाहाटी का देख लो, या संगाई मेल देख लो, या ईस्टर्न हिल्स देख लो, या ओडिशा पोस्ट देख लो, या डेक्कन क्रॉनिकल देख लो, ये सब बेचारे कहते हैं हमको मुफ्त नहीं पढ़ लो। सही बात। ठीक है पंकज जी, आज के अखबार की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हर मुद्दे पर चर्चा होगी। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू अश्विनी।